बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम निबंध को लेकर के चर्चा करेंगे और निबंध की ये हमारी दूसरी क्लास है। पहले क्लास में मैंने बताया था कि निबंध लिखने के जो तरीके क्या होते हैं, उसमें मैंने 8 प्रकार बताया था और उसे आपको ज़रूर देखना चाहिए यदि अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है। कारण ये है कि आप लोग तो सबसे ज़्यादा परेशान यही रहते हैं कि कैसे प्रस्तावना लिखा जाए, कैसे निष्कर्ष लिखा जाए, हेडिंग डालनी है कि नहीं डालनी है, पॉइंट देना है कि नहीं देना है, कि पैराग्राफ में लिखना है। तमाम आप लोग की जिज्ञासाएँ रहती हैं निबंध लेखन को लेकर के, तो उसमें सारी जिज्ञासाओं को शांत किया गया है। मतलब आप को वहाँ 8 गोल्डन रूल बताए गए हैं और उसमें कोई भी आपकी जो मन है स्थिति है, निबंध को लेकर के कोई भी प्रश्न आपके मन में रहेगा, तो उसका समाधान आपको उस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। तो 20-25 मिनट का वीडियो है, आप लोग ज़रूर इसको देखें क्योंकि परीक्षा में उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैंने उसमें यहाँ तक बताया है कि आपको कैसे शब्दों का चयन करना चाहिए, निबंध की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने चर्चा करी है, ठीक है? आज का जो हमारा दूसरा लेक्चर है निबंध को लेकर के, इसमें हम आर्थिक विकास बनाम प्राकृतिक आपदा को देखेंगे क्योंकि आपदा प्रबंधन और पर्यावरण आपके टॉपिक में है, तो यहाँ से जोड़ करके एक निबंध बनाया जा सकता है। तो हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। और देखिए यहाँ ऐसा नहीं है कि हम आपको वर्ड टू वर्ड लिखवाने का प्रयास करेंगे और इस लेवल पे आप लोग हैं, प्रवक्ता बनने जा रहे हैं या जो निबंध लिखवाया ही जाता है बड़ी परीक्षाओं में, चाहे पीसीएस हो यूपीएससी में हो, तो ऐसे में आपको कहीं भी निबंध पढ़िए तो शब्दशः उसे याद करने का प्रयास मत करिए क्योंकि शब्दशः याद होगा नहीं। और आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा निबंध को लेकर के डरे हुए हैं। हमारे पास बहुत से जो हमारे जीआईसी ऑप्शनल की जो टेस्ट सीरीज चल रही, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, तो वहाँ से बच्चे अक्सर मैसेज करते रहते हैं कि सर यहाँ तो टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन सर निबंध कैसे करेंगे? तो मैं उनको बताया हूँ कि ठीक है, निबंध को लेकर के हम तरीका बताएँगे। तो आज हम इस टॉपिक के माध्यम से आपको निबंध को कैसे जो है अपने माइंड में सेट करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप 1000 शब्दों का लिए और उसको ले जाकर के वहाँ लिखना है। आप तो पढ़ के ही जाएँगे, वहाँ तो कुछ ऐसी चीज़ें लेके जाना नहीं है, नहीं तो दंडित किए जाएँगे। तो सोच-सोच के ही लिखना है। और जब निबंध सोच के लिखना है तो वो तभी आप 1000 शब्दों में निबंध लिख सकते हैं जब आपके विषय वस्तु की जानकारी ठीक रहेगी। इसीलिए सबसे पहले मैंने यही बताया था कि जब भी निबंध का चुनाव आप करेंगे तो 5-7 मिनट ठहर करके सोच करके किस टॉपिक पे निबंध लिखना उसको चुनिए और उसका एक माइंड मैप मतलब बनाइए या रफ कर लीजिए कि कैसे हम प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, बीच के पार्ट में क्या लिखेंगे और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। सारे पॉइंट को जो है रफ शीट में ड्रॉ कर लीजिए और फिर एक-एक करके उसी तरीके से लिखते चले जाइए। लंबा निबंध लिखना है, 1000 शब्द बहुत होते हैं। जनरली क्या है कि आप लोग को जो है वो मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन तक की चीज़ें सीमित होती हैं। आप लोग तो तब भी भाग्यशाली हैं कि यहाँ जो है 25 अंकों का प्रश्न आ रहा है। यूपी कमीशन में या पीछे एलटी का परीक्षा हुआ, वहाँ तो 12 अंक 8 अंक में प्रश्न आते हैं। तो ऐसे में 2 पेज या 3 पेज में उत्तर लिखना होता है। यहाँ कम से कम आपको 8 पेज में तो लिखना ही है। यदि 1 पेज में आप 80 शब्द लिख रहे हैं, सॉरी 120 शब्द लिख रहे हैं और 100 शब्द यदि लिख रहे हैं तो 10 पेज, मतलब आपको जो पेज मिलेगा तो उसमें निबंध लिखना, तो इतना लंबा निबंध लिखना है। तो आप तभी अच्छा कर पाएंगे जब आप उस विषय वस्तु का ठीक से चुनाव कर लेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ने से पहले ये सारे बैचेज चल रहे हैं ऑप्शनल को लेकर के, हिस्ट्री, सिविक्स और आपका जो प्रथम प्रश्न है हिंदी निबंध। तो आप लोगों ने अभी तक संस्थान को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये जीडीसी इतिहास का नया बैच स्टार्ट हो रहा है मेंस को लेकर के और पॉलिटिकल साइंस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इससे भी जुड़िए। चलिए थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कि आर्थिक विकास बनाम प्राकृतिक आपदा यदि आ जाए तो इसमें क्या है कि आर्थिक विकास, भाई हमको आर्थिक विकास भी चाहिए और वो विकास कैसा हो, प्रकृति की कीमत पे ना हो, मतलब हम अपने नेचर को डिस्टर्ब भी ना करें। लेकिन वर्तमान में क्या है कि हमारा आर्थिक यदि विकास हो रहा है तो वो किसकी कीमत पे हो रहा है, प्राकृतिक
क्षरण की कीमत पर हो रहा है, और जब प्राकृतिक स्तर पे क्षरण होगा तो क्या आएंगी, आपदाएं आएंगी। ठीक है, तो वही है कि इसे कैसे संतुलित किया जाए, इसी पे निबंध है आपका। तो सबसे पहले आप भूमिका लिखिए कि वर्तमान में हम तीव्र जनसंख्या वृद्धि, विकास की आवश्यकताओं, उपभोक्तावादी संस्कृति और आपदाओं के साथ हम अपने युग की गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। मतलब हम ये बता रहे हैं किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि, वर्तमान में भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। साथ ही साथ उपभोक्तावादी जो हमारी संस्कृति डेवलप हो गई है, जिसमें हम भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति को ही जो है वो क्या मान चुके हैं, साध्य मान चुके हैं, और उसके लिए किसी भी साधनों का हम प्रयोग करने के लिए अभिशप्त होते जा रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ जो आपदाएं आ रही हैं, तो ये हमें जो है बहुत स्तर तक प्रभावित कर रही हैं, और जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच क्या है, नाजुक संतुलन बनाए रखने की है। मतलब कि अगर ये सारी जो समस्याएं हैं, इसका यदि आपको समाधान करना है तो उसका समाधान कहाँ आपको देखना होगा कि आर्थिक विकास बनाम जो पर्यावरण है उसमें जो है संतुलन बना के रखने की जरूरत है। वही आप यहाँ बता रहे हैं। यह बहस केवल बौद्धिक अभ्यास नहीं है, मतलब आर्थिक विकास बनाम प्राकृतिक आपदाओं का ये जो बहस है, ये केवल बौद्धिक बहस नहीं है कि हम आप लोग किसी डिबेटिंग क्लब में चले गए और वहां इस टॉपिक पे डिबेट करके चले आए। ये हमारे जीवन से, हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अतः इसमें बहुत गंभीरता लाने की जरूरत है। वही यहाँ कहा जा रहा है कि यह केवल बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि धरती और भावी पीढ़ी के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का क्या है, तो आत्मनिरीक्षण। मतलब जो ये बहस है आर्थिक विकास बनाम प्राकृतिक आपदाएं, ये जो बहस है ये आप ऐसे समझिए जो हमारी पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि भाई होता क्या है ना कि हम जो जो भी वर्तमान पीढ़ी है उसे एक दिन जाना होगा, अपनी जो आगामी पीढ़ी है उसे अपने सारे संसाधनों को ट्रांसफर करना होगा। तो हम कैसा संसाधन, कैसा देश, कैसी दुनिया जो है अपने आने वाली पीढ़ियों को देने जा रहे हैं, इसका भी ये जो है देखने का, परखने का मंच है। ठीक है, तो ये आपकी भूमिका का पार्ट हो गया। अब जो है देखिए, यहाँ निबंध में आप लोग कहते हैं कि सर हेडिंग डालना है, तो एकदम हेडिंग नहीं डालना, यहाँ छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको लिखना है। लेकिन अगर हम यहाँ आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। निबंध जो है आपको लिखना नहीं है, समझना है, और जब आप समझे रहेंगे तब जाकर के 1000 शब्दों में आसानी से लिख देंगे। तो यहाँ हम समझने के लिए आपको हेडिंग डाले हैं। मतलब भूमिका के बाद आपको अब क्या करना है, भूमिका आपने दे दी, अब आपको दिखाना है कि आर्थिक विकास क्यों आवश्यक है। भाई आप देख रहे हैं ना कि आर्थिक विकास की कीमत हमें जो है प्राकृतिक आपदाओं के रूप में निभानी पड़ रही है, तो क्यों ना हम आर्थिक विकास ही रोक दें। लेकिन ऐसा भी नहीं है भाई, आर्थिक विकास बहुत ज्यादा जरूरी है वर्तमान समय में। तो पहले आप उसको दिखाएंगे कि आर्थिक विकास की आखिर आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है। तो सबसे पहले पॉइंट है, और देखिए इसी सब पॉइंट को, जितना भी मैंने पॉइंट बताया है या बताने जा रहे हैं, आप बस इसी को जेहन में रखना है। इसको यदि आप अपने माइंड में रखेंगे तो एक्सप्लेन आप कर लेंगे, और हर एक पॉइंट करीब करीब 50 से 60 शब्द आप जो है इस पे दे सकते हैं। तो सोचिए कि 20 पॉइंट से ज्यादा हम बता रहे हैं, तो मतलब 20 क्या और ज्यादा पॉइंट बता रहे हैं, तो कितना ज्यादा आपके शब्द हो जाएंगे, शब्द की कमी नहीं पड़ेगी। और अगर शब्द से आप निबंध रटेंगे तब तो बहुत ज्यादा संकट का सामना करेंगे। तो सबसे पहले आर्थिक विकास क्यों आवश्यक है, तो आर्थिक समृद्धि क्या है, मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देशों को क्या है, तो गरीबी से बाहर निकालने का महत्वपूर्ण जरिया है। और ये आवश्यकता तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब देश जो है विकासशील वाली अवस्था में हो। भाई हम क्या है, हमारा देश क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था वाली देश है। हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या है, और वो जनसंख्या में अधिकांश क्या है, अकुशल हैं। शिक्षित हैं तो उस तरीके से मतलब शिक्षा नहीं है कि उन्हें रोजगार मिल सके।
तो ऐसे में इन्हें जो है गरीबी से निकालने के लिए अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, आर्थिक विकास नहीं होगा, तो कैसे हम इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण कर सकेंगे, उन्हें रोजगार दे सकेंगे। तो इसलिए आर्थिक विकास जरूरी है। फिर आर्थिक समृद्धि से रोजगार सृजन होता है। मतलब भाई यदि आर्थिक डेवलपमेंट होगा, आपको ऐसे उदाहरण लीजिए, जैसे यहाँ उदाहरण भी दे सकते हैं कि 1991 से पहले क्या स्थिति थी कि भाई हमने उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की चीजें कब अपनाई? 1991 में। उसके पहले हम क्या थे? बंद इकोनॉमी थे। तो बंद इकोनॉमी थे, हमारा आर्थिक आधार छोटा था, तो ऐसे में हमारे यहाँ क्या था कि रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा थी। मतलब हमारी ये स्थिति आ गई थी कि हम अपने गोल्ड को जो है अपने खर्चे को चलाने के लिए गिरवी रखना पड़ा था स्विस बैंक में। तो इस ऐसी स्थिति से बचने के लिए और अपने जनता को रोजगार देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए, बेहतर आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए हमें आर्थिक विकास तो करना होगा। मतलब इससे हम पीछे नहीं हट सकते। तो इससे क्या होगा? यदि आर्थिक समृद्धि होगी, रोजगार सृजन होगा। और 1991 के बाद और वर्तमान में 2026 तक की स्थिति देख लीजिए, कहीं न कहीं हमारी स्थिति बेहतर हुई है। वो कैसे बेहतर हुई है? आर्थिक विकास के दम पे हुई, क्योंकि हमने आर्थिक उदारीकरण का जो है मार्ग अपनाया था। मानव पूंजी का विकास होगा। भाई मानव सबसे बड़ी पूंजी है, और यदि उसका विकास करना है तो इस तरीके का आर्थिक समृद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आर्थिक समृद्धि होगा तो राजस्व में वृद्धि होगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो राज्य का अश्व होता है, मतलब राज्य रूपी रथ को कौन खींचता है? तो वही राजस्व खींचता है। राजस्व की प्राप्ति कैसे होगी? जब हमारा आर्थिक आधार बड़ा होगा। आर्थिक आधार बड़ा कैसे होगा? जब हमारी आर्थिक समृद्धि होगी। तो इसलिए ये एक तरीके से चक्र का काम करेगा। मतलब हमारे राजस्व में वृद्धि होगी, और यदि राजस्व में वृद्धि होगी मतलब राज्य को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलेगा, कर मिलेगा, तो वो क्या करेगा? अपने आधारभूत संरचनाओं का विकास करेगा। जैसे आप सोचिए कि जब आप छोटे रहे होंगे तब की यात्रा आप देख लीजिए, और 1991 के बाद जब हमने आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को अपनाया, वर्तमान तक की स्थिति देख लीजिए। तो आजादी के जो करीब करीब 40 साल का सफर रहा, वो बहुत ही सुस्त रहा। लेकिन उसके बाद का सफर बहुत फास्ट है। और वर्तमान में तो हम मतलब दिल्ली से जब हमको घर जाना होता है, हम अपनी गाड़ी से जाते हैं तो 8 घंटे में पहुंच जाते हैं। सोचिए, ट्रेन नहीं पहुंचा पा रही है। तो इतना बढ़िया रोड बन रहा है, बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। पहले ये होता था कि जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग ऐसा नहीं कि जिला मुख्यालय में, मतलब शहर में ही रहते थे, वहां 12-12 घंटे बिजली कटौती होती थी। लेकिन क्या वर्तमान में इतनी कटौती हो रही है? शायद इतनी कटौती अब देहातों में भी नहीं हो रही है। तो ये सब कैसे रुका? ये सब आर्थिक समृद्धि के कारण ही हुआ कि भाई जब आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक समृद्धि आई, राजस्व मिला तो आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ। उसमें रोड जैसी सड़कें बनी, खूब बेहतर बेहतर हाईवेज बने, ऊर्जा के संसाधनों का विकास किया गया। और इस समय तो आप देख रहे होंगे कि ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की तरफ जो है हम बढ़ चुके हैं। तो ये सब कैसे संभव हो रहा है? तो आर्थिक समृद्धि के कारण। तो आर्थिक समृद्धि इसलिए भी आवश्यक है। अभी हम लोग एक ही पक्ष में हैं, आर्थिक विकास वाले पक्ष पे। फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक कल्याणकारी कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक विकास की जरूरत होती है। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा, राजनीति विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो हमारा स्टेट है वो लोक कल्याणकारी राज्य है। तो लोक कल्याणकारी राज्य में लोक के कल्याण की संकल्पना निहित होती है। तो ऐसे में राज्य को लोक कल्याण करना है। लोक कल्याण के तहत उसे बेहतर शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर करनी है, फिर उसके बाद भोजन और आवास की व्यवस्था करनी है। और आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने ज्यादा आवास बन रहे हैं, शौचालयों का निर्माण हो रहा है। फिर भोजन उनको निःशुल्क दिया जा रहा है। भारत की 85% जनसंख्या को खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे संभव हो सकी? ये सारी चीजें तभी संभव हो सकेंगी जब हमारा देश उन्नति करेगा। और हमारा देश डेवलपमेंट कैसे करेगा? जब उसकी आर्थिक समृद्धि होगी, आर्थिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये भी है। फिर आर्थिक विकास से क्या है? तो तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलता है, जो मानव विकास और सामाजिक प्रगति को क्या करते हैं? तो सुगम बनाते हैं। मतलब आर्थिक उन्नति का एक तो
फायदा यही हुआ कि राज्य के पास धन आया और वो ज्यादा से ज्यादा आधारभूत संरचनाओं के विकास में काम किया, लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत काम कर रहा है। लेकिन राज्य के पास जब पैसा रहेगा तो वो क्या रहेगा, वो नवोन्मेष की तरफ जाएगा, विज्ञान के डेवलपमेंट की बात करेगा। और यही कारण है कि आज हम क्या है कि हमारा जो रोवर है वो हम चंद्रमा तक पहुंच गए, हम आदित्य मिशन की तैयारी कर रहे हैं, हम स्पेस में बहुत बेहतरीन स्थिति में हैं, हमारे अंतरिक्ष यात्री भी स्पेस में जा रहे हैं और हम अपना एक नया स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कैसे संभव हो सकी हैं? तो आर्थिक विकास के कारण ही संभव हो सकी हैं। भाई आज आप देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में कितना ज्यादा डेवलपमेंट है। मतलब जो ऑपरेशन पहले मतलब लोग ऑपरेशन के नाम से डरते थे, अब लोगों का ऑपरेशन हो जाता है पता ही नहीं चलता है। रोबोटिक सर्जरी हो जा रही है। तो ये सारी चीजें क्यों डेवलप, कैसे डेवलप हो गई? आज जो है दवाएं नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एकदम जहां जरूरत है जिस अंग को वहीं टारगेटेड करके लक्षित तरीके से पहुंचा दी जा रही हैं। तो ये साइंस के कारण ही संभव हो सका। लेकिन साइंस का डेवलप क्यों हुआ? तो उसके पीछे वही है धन। मतलब धन जो है वो अर्थव्यवस्था सारी वो पूरी व्यवस्था के चलायमान करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया होता है। क्योंकि धन के अभाव में आप कोई भी योजनाएं, परियोजनाएं, नीतियां, कोई भी चीज सही से संचालित नहीं कर सकते। और धन आएगा कहां से? आर्थिक समृद्धि से आएगा। इसलिए भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो ये कल्पना ही नहीं की जा सकती कि हम अपने जो हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, जो विविध क्षेत्र में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसे हम रोक दें। ठीक है, तो ये तो चीजें हो गई। अब आर्थिक विकास जरूरी है, आपने दिखाया क्यों जरूरी है, सारे पहलुओं को आपने दिखाया। फिर अंधाधुंध विकास पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? तो ठीक है भाई, आप आर्थिक विकास करिए, आपको आर्थिक विकास मुबारक। लेकिन ये आर्थिक विकास किसकी कीमत पे हो रहा है? तो किसके, मतलब जो हमारा पर्यावरण है वो आर्थिक, आपका आर्थिक विकास हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। और ये पर्यावरण क्या है? हमारे अस्तित्व को लेकर के। भाई आर्थिक विकास जब नहीं हुआ था तो ऐसा नहीं था कि मानव सभ्यता अस्तित्व में नहीं थी, तब भी मानव बहुत प्रसन्न था, और तब मानव और ज्यादा प्रसन्न था क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा आकांक्षाएं नहीं थी, बहुत ज्यादा भौतिक संसाधन नहीं थे, वो जितने में था बहुत शानदार जीवन जीता था। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि बढ़ी, आपकी भौतिक इच्छाएं बढ़ी, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप रोबोट की तरह काम करना शुरू किए, और उस रोबोट में कि काम करने की संस्कृति में क्या हो गया, जो भौतिक संसाधन है वो साध्य बन गए, मतलब वो लक्ष्य बन गए। आपका लक्ष्य ही हो गया कि हमारे पास हमारे पड़ोसी से बेहतर गाड़ी हो, हमारे पड़ोसी से बेहतर हमारा घर हो, नात बात में हमारी धाक हो। तो ये सारे जो भौतिक संसाधनों के प्रति आपका मोह है, आपको कहाँ पहुंचा दिया? तो आप पर्यावरण के विनाशक बन गए, और उस पर्यावरण के विनाशक बन गए जिसपे आपका ही अस्तित्व टिका हुआ है। सोचिए, अभी वर्षा ना हो, सूखा पड़ जाए, तो मानव सभ्यता कितना दिन तक सरवाइव कर जाएगी? 10-20 साल में सब मर के खत्म हो जाएंगे, पूरे मानव खत्म हो जाएंगे, पूरा जीव जगत खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से बाढ़ की समस्या, भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रही है। तो ये सब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारी विकासात्मक गतिविधियां हैं, जो हमारी लाभ लोभ की प्रवृत्ति है, कि भाई गांधी जी ने क्या कहा कि प्रकृति के पास इतना है कि वो हर एक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लाभ की नहीं, या लोभ की नहीं। ठीक है, तो वही चीजें हैं। तो अब आप दिखाइए कि हो क्या रहा है कि भाई जो अंधाधुंध विकास हो रहा है उसने पर्यावरण को प्रभावित किया है। और पर्यावरण कैसे प्रभावित हो रहा है? तो आप लोग आजकल तो शॉर्ट्स रील का जमाना है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि खूब भूस्खलन होता है और चलती गाड़ी पर पहाड़ दरक के गिर जाते हैं, या ऐसा भूस्खलन होता है कि कोई परियोजना चल रही है, कुछ डैम बन रहे हैं, तो सब 1 मिनट में जो है क्या है, तो वो स्वाहा हो जा रहे हैं। तो भूस्खलन हो रहा है, पर्वत जो है दरक रहा है, चट्टा पर्वत जो है मतलब क्रैक हो रही है। आप देख रहे होंगे जोशीमठ वाली घटना पीछे चर्चा रही है, आप एकदम उदाहरण में दीजिएगा उसका। नदियों में बाढ़ आ रही है,
अभी आप रिसेंटली कुछ 2-3 साल पहले केरल की स्थिति आप देख लीजिए। केरल की नदियाँ इस तरीके से उफनाई कि केरल के लोग मतलब त्राहिमाम वाली स्थिति में आ गए और व्यापक स्तर पर धन जन की हानि हुई। क्यों हो गई? क्योंकि विकास के कारण क्या हुआ कि आप लोग नदियों को भी अवरुद्ध करते जा रहे हैं। एक तो उनमें अवैध माइनिंग आप कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ आपको लग रहा है, आप उसके रेंज को पाटते जा रहे हैं और वहाँ रिहायशी घर बना रहे हैं। तो नदी है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको जब लगेगा तो आप उनकी ज़मीन का अतिक्रमण किए हैं, तो वो अपनी ज़मीन खाली करा लेती है। और ये 4-6 साल में ऐसे विनाशकारी बाढ़ आते हैं कि आपने जितना भी किया है, आपका धन तो गया ही और आपका जान भी चली जाती है उसमें। तो ये चीज़ें आप दिखाइएगा। आज के पीछे क्या है? तो बेतरतीब विकास ही है। भाई मैं उत्तराखंड खुद गया और उत्तराखंड वाक़ई में अगर उसको देवभूमि कहा गया तो बहुत सुंदर जगह है। मतलब जब हम वहाँ की ब्यूटी को देखे, मतलब वहाँ का जो नेचुरल स्थिति है, बहुत मुझे आकर्षक लगा। लेकिन मुझे उस समय मैंने रोड जहाँ-जहाँ तक मैं गया, मैं देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट के इतने प्रोग्राम वहाँ चलाए जा रहे हैं और जो कि वहाँ पहाड़ इतने भुरभुरे हैं, मतलब जो हिमालय रेंज है वो भी शिवालिक वाला क्षेत्र है, मतलब एकदम सबसे नवीन निर्मित पहाड़ है। मतलब उसमें आप एक बार ऐसे छीही मारिए कुदाल से, तो भरभरा के उतनी जमीन उतना गिर जाएगा और आप वहीं क्या बनाने जा रहे हो? आप वहीं हाईवेज बना रहे हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट बना रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं। क्या जरूरत है भाई? देवताओं के लिए वो भूमि है, वहां देवताओं को ही रहने दीजिए। आप केवल वहां दर्शनार्थी बन के जाइए। रहने के लिए बहुत जगह राजस्थान का जो थार वाला रेगिस्तान है उसको डेवलप कर लीजिए, वहां रहिए बढ़िया से, वो तो और अच्छी बात है। लेकिन नहीं, आपको जाना वही है और जाएंगे दुर्घटना के शिकार होंगे। हो ही रहा है भाई। आप प्रकृति के साथ तो मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति अपना संतुलन स्वयं स्थापित कर लेती है। आप बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे, एक ही बार बादल फटा, बाढ़ आई और क्या स्थिति रही आप देख ही रहे होंगे। इसी तरीके से कब वहां भूकंप आ जाए, भूकंपीय जोन है, तो आपको ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए। इस तरीके की विकासात्मक गतिविधियों को वहां अंजाम में ही नहीं लाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कुछ चीजें तो छोड़ दीजिए आप लोग। ऐसे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है बहुत बेहतरीन है, लेकिन वहां भी वही स्थिति है। तो इससे आदमी को बाहर जाना चाहिए। प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। आप देख रहे होंगे कि जिस जैसे जैसे आर्थिक विकास हो रहा है, भाई पहले, आज के 100 साल पहले प्रदूषण की इतनी गंभीर समस्या नहीं थी। लोग नदियों का पानी पीते थे और एकदम, मतलब वो एकदम बढ़िया रहता था। आज वर्तमान में आप इलाहाबाद जाइए, गंगा जी पानी भर ले जाइए, मतलब आप आचमन करने के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली हम 4-5 महीना पहले गए थे इलाहाबाद। बहुत खराब स्थिति है। भले भाजपा वाले दावा कर रहे हैं कि हम गंगा को क्लीन कर देंगे, इस तरीके का इतना पैसा भी खर्चा हो रहा है, लेकिन अभी भी सीवर के चीजें जा रही हैं, प्रदूषण फैल रहा और नदियां एकदम बजबजा रही हैं। यमुना की स्थिति दिल्ली में आप देख लीजिए। जब हम पहली बार आए तो मुझे लगा ये तो कोई नाला है, क्योंकि दिल्ली में इतने बड़े बड़े तो नाले हैं जितना यमुना नदी है। तो स्थिति वही है और सरकारें आती गई, दावे सबके होते रहे, काम कुछ नहीं हो रहा है। प्रदूषण में वृद्धि हो रही, जल प्रदूषण की मैंने चर्चा करी थी कि नदियां हमारी प्रभावित हो रही हैं। फिर वायु प्रदूषण में आप देख ही रहे हैं कि जो हमारी स्थिति है वो कहाँ है कि विश्व के 20 जो महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक देश है, सारी सिटी है वो हमारे ही भारत में है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में दिल्ली हमारी शामिल हो रही है। तो हम विकास कर रहे हैं तो किसकी कीमत पे कर रहे हैं? प्रदूषण पर्यावरण की कीमत पे कर रहे हैं। बाढ़ सूखे को आमंत्रित कर रहे हैं, भूस्खलन को बढ़ा रहे हैं, प्रदूषण, नदियां जो है वो प्रदूषित हो रही हैं, वायु प्रदूषित हो रहा है। तो ऐसे में हमारा जीवन ही क्या है भाई? ऐसा क्यों विकास करना है कि हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाए? वही आप बता रहे हैं। भारत की स्थिति बेहद चिंताजनक है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण में। वायु प्रदूषण तो नदियां, महानगर वायु प्रदूषण से तो नदियां क्या है, तो जल प्रदूषण की चपेट में। मतलब छोटे शहरों में तो फिर भी कुछ दयनीय स्थिति नहीं है उतना, लेकिन आप अगर महानगरों में रह रहे, दिल्ली मुंबई जैसे महानगर, तो वाकई में मतलब जैसे ही हम दिल्ली से बाहर जाते हैं, हमारी गाड़ी बाहर जाती है, वो एनर्जेटिक हवा मुझे महसूस होती है। मतलब 100 किलोमीटर से आगे गए, खूब बढ़िया हवा महसूस होता है। और अपने घर की तरफ है, गांव की तरफ है, तो लगता है कि वाह क्या बात है।
दिल्ली में जैसे ही गाड़ी इंटर करती है जैसे लगता है कि हम गैस चैम्बर में आ गए हैं, ये स्थिति है। और इसी में लोग जीने के लिए क्या है, तो अभिशप्त हैं। तो विकास कर रहे हैं लेकिन किसकी कीमत पर? पर्यावरण की कीमत पर। ठीक है, पर्यावरण क्षरण हो रहा है, विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से क्षरण हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियां, नहरों, तालाबों को पाट दिया जा रहा है, अवैध माइनिंग से खदानें धंसती चली जा रही हैं और पहाड़ दरक रहे हैं। तो मतलब क्या स्थिति हो रही है कि नदियां नदियों को पाट करके, तालाबों को पाट करके, आप अपने आसपास ही देख लीजिए। और यही सब निबंध में लिखना होता। देखिए, निबंध में जब तक आप मौलिक लेखन नहीं करेंगे, कहीं से रट रटा के जाएंगे, तो जो आप रट रहे हैं वो बहुत बच्चे रट रहे हैं, तो रट रटा के जैसे ही एग्जामिनर को लगा और वैसे भी 1000 शब्दों में लिखवा रहा, तो आपके मौलिक लेखन की ही वो बात कर रहा है। तो जब मौलिक लेखन कहाँ से आएगा? आप अपने परिवेश से ही देखिए। आप अपने गांव में जाइए, 20 साल पहले की चीजों की कल्पना करिए, और आप लोग तो अभी इस एज में हैं कि 20 साल पहले की चीजें आपको याद तो होंगी ही। कितने ज्यादा गड्ढे होते थे, तालाब होते थे। वर्तमान में जाके देखिए, उसमें से अधिकांश जो है पाट दिए गए, या तो वो एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील हो गए, या तो उस पर किसी ने घर बना लिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भाई जो तालाब, जो नहरें, जो नदियां प्रभावित हो रही हैं, तो कहीं न कहीं उससे तो आप भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जल चक्र पूरा प्रभावित हो रहा है। तो सूखे और बाढ़ की भयावहता आपको देखने को मिल रही है। अवैध माइनिंग, मतलब सोचिए कि अवैध माइनिंग से जो झारखंड हुआ, हमारा जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये सब, या फिर साउथ के जो कर्नाटक वाला क्षेत्र, ये सब इतने ज्यादा प्रभावित हो गए हैं कि वहां के लोगों का जीवन स्तर, मतलब सोचिए कि वो उनके सांस में जो है वो सब जो प्रदूषण है वो जा रहा है, मतलब कपड़े एक दिन में खराब हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग जीने के लिए मजबूर हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? तो आपके डेवलपमेंट के कारण हो रहा है। फिर आप देखेंगे कि मनुष्य और पशु का संघर्ष बढ़ रहा है, क्योंकि भाई जंगल यदि आप काटते जा रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि जो है शेर मानव बस्ती में आ गया, और हम तमाम पेपर वालों को देखते हैं, छापते हैं कि शेर ने मानव बस्ती पर आक्रमण किया। अरे वो मानव बस्ती नहीं थी, वो उसकी बस्ती थी, मानव ने वहां जाकर के हथिया लिया है। भाई आप, जो जंगली जानवर हैं उनका घर, उनका क्षेत्र जंगल होता है, आप जंगल काटते जा रहे हैं, अंधाधुंध काटते जा रहे हैं, वहां खेती योग्य भूमि बना रहे हैं, वहां घर बना रहे हैं, रिजॉर्ट बना ले रहे हैं। अभी तो एक IRS अधिकारी शायद, उसका पेपर में सोचिए कि वो अभ्यारण्य में ही जाके रिजॉर्ट बना लिया। अब ये मतलब प्रशासनिक खामी किया जाए, उसकी धृष्टता की जाए, या उसकी मूर्खता की कहा जाए, किस लेवल की परीक्षा पास करके गया, उसमें इस तरीके का निबंध वो भी लिख के गया होगा, लेकिन सिलेक्शन के बाद कहाँ दिमाग रहता, समझ में नहीं आता है। और उसके बाद फिर होगा क्या कि भाई जब आप जंगली जानवरों के घरों का अतिक्रमण करेंगे, उनके घरों का विनाश करेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो आपका विनाश करेंगे। और इसीलिए देख लीजिए कि आजकल क्या हो रहा है कि तेंदुआ उठा ले जा रहा है, शेर हमला कर दे रहा है, हाथी के हमले से बहुत लोग मारे जा रहे हैं। ये मानव और पशु संघर्ष जो है ये बढ़ता जा रहा है, और आने वाले भविष्य में ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी। फिर जेनेटिक रोग की समस्याएं क्या है? ये वृद्धि हो रही है। अभी एक बहुत बड़े रोग कोरोना क्या था? जेनेटिक रोग ही था। और पूरी दुनिया, देश दुनिया एकदम लॉकडाउन वाली स्थिति में थी। जो मनुष्य अपनी श्रेष्ठता का दम भरता था, लोग घर में दुब गए थे। और सोचिए कोविड समय में यदि आप घर में दुब के 1-2 महीना के लिए, तो उसी 1-2 महीने में ही नेचर कितना ज्यादा वो मतलब साफ सुथरा हो गया, नदियां साफ दिखने लगी, वायुमंडल स्वच्छ होने लगे। तो अंदाजा लगाइए कि आप लोग जो है धरती का क्या कर रहे हैं। मतलब विकास के नाम पर, अपने भोग विलास के नाम पर, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के नाम पर आप जो है अंततः अपनी भावी पीढ़ी के लिए कैसी देश दुनिया, कैसी धरती देने वाले हैं, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो समय दूर नहीं कि जो हमारे 1-2 जनरेशन के बाद बच्चे होंगे, वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले करके पीठ पे घूमेंगे, क्योंकि आप पेड़ तो सब काट चुके रहे होंगे, तो आप कृत्रिम ऑक्सीजन लेकर के घूमना ही पड़ेगा। आज भी क्या है कि आप लोग अपने कमरे में, गाड़ियों में मतलब ऑक्सीजन प्यूरिफायर जो मशीन लगा के चल रहे हैं, क्या जरूरत है? अगर भरपूर पेड़ होते तो ये समस्या नहीं आती, आपको ऐसे प्रयास नहीं करने होते। फिर सबसे बड़ा प्रयास, सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ रहा है कि आपके जो विकास है, आर्थिक विकास है,
उससे क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वर्तमान विश्व की सबसे बड़ी समस्या है कि जिसके पीछे तीव्र औद्योगिकरण तथा अत्यधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग से ये स्थिति है कि जो द्वीपीय देश हैं, मालदीव हुआ, मॉरिशस हुआ, अपना मुंबई, जो हम भी तो समुद्र के किनारे ही हैं, अपना जो महत्वपूर्ण जो हमारी माया नगरी है, ये सब क्या है कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी ही जो है 60-70 सालों में समुद्र में समा जाएंगे। भाई अतीत में द्वारिका समाई थी, तो कुछ ऐसा नहीं है कि मुंबई नहीं समा सकता, मालदीव नहीं समा सकता, मॉरिशस नहीं जा सकता, जा सकता है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पहाड़ों के जो ग्लेशियर्स हैं वो तेजी से पिघल रहे हैं, उसका जल समुद्र में ही आके मिल रहा है, तो ये भी स्थिति भयावह बनी हुई है। तो अब आपने पहले तो भूमिका दिखाया, फिर आपने दिखाया कि आर्थिक विकास की जरूरत क्यों है हमें, भाई क्यों आर्थिक विकास करना है। फिर आर्थिक विकास यदि हम कर रहे हैं तो हमें पर्यावरण संबंधी क्या चुनौतियां देखने को मिल रही है, जो आपदाओं के रूप में हम देख रहे हैं, चाहे बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, भूकंप हुआ, भूस्खलन हुआ, फिर वायु प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण हुआ, फिर तमाम तरीके का रोगों का जो फैलना हुआ, मनुष्य और पशु का जो संघर्ष हुआ, ये सारी चीजें, ये आपदा ही तो है भाई, जिससे हम असमय जो है वो मारे जा रहे हैं। तो अब आपने दोनों पक्षों को दिखा दिया, और इतने पॉइंट विषय विषय मतलब मान के चलिए कि अगर इतना पॉइंट आपको याद है, तो आपको वहां 50 अंक मतलब 1000 शब्दों के लिखने के लिए शब्द कम नहीं पड़ेगा, और आप रिपीटिशन से भी बचेंगे। तो इन सारे पॉइंटों को याद कर लीजिए कि भूमिका देने के बाद हमें पहले आर्थिक चीजों को दिखाना है कि भाई भारत या भारत जैसे विकासशील देशों के लिए या देश दुनिया को आर्थिक विकास की जरूरत क्यों है। और जब सारे पॉइंट को, और उसको पॉइंट में नहीं लिखना, देखिए पॉइंट में मैंने आपको लिखना मतलब लिखने के लिए समझाया है, आपको उसको पैराग्राफ में लिखना है, और एक पैराग्राफ में 50 से 60 शब्द लिखते हुए चले जाइए, मतलब 6 लाइन का 5 लाइन का पैराग्राफ ऐसे बनाते चले जाइए। इससे क्या होगा, परीक्षा को पढ़ने में भी सहूलियत होगी, और आपका भी जो है वो खूब सुंदर कॉपी दिखेगी। एक पेज में 3 पैराग्राफ से छोटा छोटा पैराग्राफ रहेगा, और जहां आपको आवश्यक लगे हल्का सा अंडरलाइन कर दीजिएगा। बाकी निबंध में हेडिंग की कोई जरूरत नहीं होती, हेडिंग डालना ही नहीं चाहिए, भूमिका उपसंहार ये सब चीजें नहीं लिखनी चाहिए, बस ऐसे पैराग्राफ चेंजेस करते करते लिखना चाहिए। तो आपने दोनों पक्षों को दिखा दिया। अब क्या है कि भाई जिस तरीके से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, तो क्या हम अपना आर्थिक विकास रोक दें? तो इसका उत्तर है नहीं। आर्थिक विकास रोकने की जरूरत नहीं है। तब यदि आर्थिक विकास नहीं रोकेंगे, तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो पर्यावरण का क्षरण है, वो कैसे मेंटेन होगा? तो उसे संतुलित करने की जरूरत है, दोनों में संतुलन बनाने की जरूरत है, और आपको वही दिखाते हुए फिर निष्कर्ष देना है। ठीक है, तो अब तीसरा जो हम पार्ट लिख रहे हैं कि संतुलन बनाने की आवश्यकता है किसमें, जो आर्थिक हमारा डेवलपमेंट है और जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही उनके रोकथाम के लिए हमें पर्यावरण से संतुलन बनाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आवश्यकता के तहत आप बताएं कि जो निर्माण कार्य हमेशा जोखिम का आकलन करके किया जाए, कि कोई भी यदि निर्माण काम हो रहा है, मतलब अगर वो भवन निर्माण भी हो रहा है, या बड़ा बड़ा कोई रेलवेज प्रोजेक्ट बन रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, या फिर कोई डैम बन रहा है, तो ऐसे में उस डैम से पर्यावरणीय क्षति कितनी होगी, इसका मतलब निर्माण कार्य में जोखिम, कैसा जोखिम, पर्यावरण का जोखिम, पर्यावरण का जोखिम कैसा है उसे देखने की जरूरत है। ठीक है, और यदि पर्यावरण का जोखिम बहुत ज्यादा है, तो उस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पे क्या है, उसे शुरू नहीं करना है। ठीक है, जैसे अभी पश्चिमी घाट को लेकर के जो प्रोजेक्ट था, और उसमें के कस्तूरी रंगन जो समिति थी, के कस्तूरी रंगन समिति ने जो है उसमें जो अपना सुझाव दिया, या अभी अरावली को लेकर के देखिए जिस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है, तो कर रही थी, लेकिन क्या हुआ कि जो एक्टिविस्ट थे, और उसमें कोर्ट भी थोड़ा सा सक्रिय हुई, लोग जागरूक हुए, तो उस तरीके के नियम खत्म हुए। तो अरावली का ही अस्तित्व धीरे धीरे क्या है कि मानव इतना आगे बढ़ चुका है। तो आप बिल्कुल पश्चिमी घाट का उदाहरण दे सकते हैं,
अरावली का देख सकते हैं कि भाई अरावली में क्या है कि उसमें देख लिया गया कि उससे तो कितना बड़ा नुकसान होना है। मतलब अगर अरावली को लेके जो सरकार ने जो रोड मैप बनाया था, अगर वो सफल हो जाता तो दिल्ली और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी रेगिस्तान बनते समय नहीं लगता। तो उसको समझा लोगों ने और वो मतलब उसको पीछे लिया गया। तो आपको वो सब उदाहरण देने हैं। मतलब कोई भी निर्माण हो तो पहले उसमें पर्यावरण को ये कितना क्षति पहुंचाएगा, किस स्तर तक क्षति पहुंचाएगा, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है। फिर भवनों के निर्माण के नियम जो है वो बहुत ज्यादा कड़े किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली बात तो बड़े बड़े शहरों में क्या है कि अवैध निर्माण है, तो अवैध निर्माण है तो वहां सीवरेज की समस्या है। फिर जो शहरों में एक तरीके से जो मलिन बस्तियों का कॉन्सेप्ट है वो कहीं अवैध निर्माण के कारण ही है। तो यदि अवैध निर्माण को थोड़ा सा कड़ा किया जाए, आप देखिए कि यमुना नदी के किनारे किनारे सब जाके घर बना लिए। अब पता नहीं कैसे दिल्ली की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अप्रूवल करी है, और अप्रूव तो नहीं करी होगी, वो जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी मिली भगत से वो निर्माण हुआ है। और कभी खुदा न खास्ता बाढ़ आ जाए तो वो सब लोग मर जाएंगे या उनका घर टूट जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सरकार से क्षतिपूर्ति का दावा करेंगे, भाई हमारी क्षतिपूर्ति करिए। तो ऐसे नहीं होता है, तो इस पे काम करने की जरूरत है। फिर पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना हो चाहिए कि मतलब पहली बात तो आप वनों को काटिए नहीं, और वनों, झीलों, नदियों और मैंग्रोव वनों को जो है वो बचाया जाए। मतलब आप सोचिए कि हम अपने ही गांव में देखते हैं कि जब हम छोटे से थे तो बहुत सारे पेड़ थे, मतलब इतने घने घने जंगल थे कि दिन में डर लगता था वहां जाने में। आज एकदम सारे सब वीरान पड़े हुए हैं, कुछ उसमें एग्रीकल्चर भूमि में तब्दील हो गए और एक पेड़ नहीं दिखते, वही झाल झंगाट दिखते हैं। तो उस भूमि पे पुनः पेड़ क्यों नहीं लगाए जा सकते। हम अपने जब गांव जाते हैं तो ये मुझे, चूंकि अब उसमें कई पटीदार लोग हैं तो एक मजबूरी भी होती है सबकी सहमति बनाना सारी चीजें, लेकिन जो हमारे अपने लोग हैं हम उनसे इस चीज को कहते हैं कि भाई आप लोग सहमति बना करके वहां इस तरीके से का प्लांटेशन करिए और पौधा हम यहाँ से भिजवा देंगे आपको बढ़िया क्वालिटी का। तो इस तरीके का प्रयास आप भी कर सकते हैं, पेड़ लगाइए। फिर जो वन, झील, नदियां, तालाब है उनका संरक्षण करिए, वर्षा जल को संरक्षित करिए। नदियों के बहाव क्षेत्र और पहाड़ों के ढलान वाले क्षेत्र में बसावट को रोका जाए कि भाई जहां नदियां बह रही हैं उसके आसपास जो अवैध निर्माण हो जा रहा है, या जो पर्वतों का जो क्षेत्र है जहां भूस्खलन की समस्या है वहां विकासात्मक कार्य को रोका जाए। तो ये सारे प्रयास किए जाने चाहिए। फिर विकास कार्यों में प्राकृतिक आधारित समाधानों को प्राथमिकता दें कि मतलब जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उधर तो क्या नहीं करना है आपने बताया। फिर जो विकास काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई विकास को तो आप पूरी तरीके से रोक नहीं सकते, तो विकास करना है तो उसमें भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या जरूरत है, सबसे पहले हरित परियोजनाओं के लिए विशेष फंड दिया जाए। मतलब सरकारें इस समय आप लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनके लिए प्रयास कर रही हैं। एथनॉल वाला एक अलग ही मैटर है, हालांकि उसमें उसकी कुछ गंभीर सीमाएं भी हैं और उसके निराकरण की जरूरत भी है। लेकिन भविष्य वाकई में एथनॉल या ग्रीन फ्यूल का ही है। तो इस दिशा में स्विच जितने जल्दी हम लोग कर लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। अब ये मत समझ लीजिएगा कि सर जो है नितिन गडकरी का जो है वो पक्ष ले रहे हैं। जो एथनॉल को लेकर के हमारी अपनी गाड़ी है, तो दो गाड़ियां हैं, तो एक गाड़ी तो ठीक है, अभी वो जल्दी ली गई है, लेकिन जो जो दूसरी जो 6-7 साल पुरानी है उसमें कुछ समस्याएं वाकई में आ रही हैं। और जो नई वाली है उसमें भी क्या है, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि उसका माइलेज जो है वो घट रहा है। फिर ग्रे की जगह ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाए कि भाई जो बांध वोध बनाया जा रहा है तो आप क्यों कंक्रीट का बांध बना रहे हैं, आप वहां मैंग्रोव वनों को लगा दीजिए तो सोचिए नेचर भी बना रहेगा। मतलब कंक्रीट मतलब ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह क्या है, तो ग्रीन, ग्रीन कौन आ गया, ये कंक्रीट हो गया, ये मैंग्रोव हो गया, और ये नेचुरल भी है और अत्यधिक विविधतापूर्ण भी है। इस ये हमारी पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए कितना बेहतरीन प्रयास होगा। फिर गांव और शहरों के लोगों को योजनाओं में शामिल किया जाए। कहीं भी योजनाएं जो चल रही, चाहे गांव में या शहर में, तो वहां के स्थानीय लोगों को तो इस योजनाओं में जरूर शामिल किया जाए, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो फायदे नुकसान को और बेहतर तरीके से बता सकते हैं।
तो ये भी प्रयास होने चाहिए। फिर पुराने प्राकृतिक तरीकों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जाए, और जो हमारे परंपरागत वैज्ञानिक तरीके थे और जो वर्तमान का वैज्ञानिक तरीका है, तो उसको जो है जोड़ करके बढ़ने की जरूरत है। जबकि हमारे यहाँ या देश दुनिया में क्या हो रहा है कि हम अपनी जो पुरानी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उसे एक तरीके से ताक पे रख दिए हैं, मतलब इग्नोर कर दिए, किनारे कर दिए हैं, और नई नई तकनीक को अपनाते जा रहे हैं। जबकि बहुत चीजों का समाधान हमारे प्राकृतिक वैज्ञानिक तरीकों में था, और वो नेचर फ्रेंडली होते थे, मतलब उनसे प्रकृति को किसी प्रकार की हानि भी नहीं होती थी। तो ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है। और इन सबों पे आप एक एक पैराग्राफ लिखिएगा। तो सोचिए कि आपके पास, जो आप लोग डर रहे थे कि सर उत्तर कैसे लिखेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, बस इतने पॉइंट याद कर लीजिए, आप जो है 1200-1500 शब्दों में निबंध लिख के चले आएंगे, ठीक है। फिर जनता को प्रकृति के फायदे के बारे में बताया जाए कि भाई हमारे यहाँ क्या है कि शिक्षा भले 73% है देश की, लेकिन स्थिति क्या है कि अभी भी लोग, हमारे यहाँ शिक्षा का पैमाना क्या है कि लोग अपना नाम लिख लें, जैसे मेरा नाम संदीप मिश्रा है तो मैं संदीप मिश्रा लिख लूं और पढ़ लूं तो मैं साक्षर मान लिया जाऊंगा। तो ये साक्षरता तो मतलब बहुत ही साक्षरता का सतही पैमाना हुआ। साक्षरता तो वो हो कि जो भविष्य से सीख ले, वर्तमान को संचालित करे, और सॉरी अतीत से सीख ले, वर्तमान को संचालित करे, और भविष्य के लिए बेहतर रोड मैप बनाए। और ये तभी हो सकेगा कि जब हमारे लोग कुशल हों, शिक्षित हों, और यदि नहीं है तो उन्हें इस तरीके के प्लान से जोड़ा जाए कि वो प्राकृतिक चीजों के महत्व को समझे, पर्यावरण के महत्व को समझे, ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाएं, और पौधों में भी विविधता पूर्ण पौधे लगाएं, औषधीय पौधे लगाएं। और उससे क्या है कि वो नेचर को तो बेहतर कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या है कि अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। इस समय जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उतनी, उसकी कितनी मार्केट में डिमांड है। जो रासायनिक खादों से अलग जो कृत्रिम, जो जो नेचुरल खाद है, पेस्टिसाइड है, उनसे निर्मित उत्पाद जो है मार्केट में महंगे बिक रहे हैं, और लोग उससे एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जो पेस्टिसाइड है, जो रासायनिक उर्वरक है, उससे जो अनाज है, जो भी चीजें उत्पादित की जा रही हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। तो आप इस तरीके का प्रयोग करें कि जो खाद है, जो पहले हम लोग की जो खाद्य प्रणाली थी, उस तरीके का प्रयोग करते हुए क्या होगा कि हम जो है पर्यावरण का संरक्षण कर सकेंगे, अपने स्वास्थ्य का भी संरक्षण कर सकेंगे, ठीक है। फिर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। वर्तमान में क्या है कि अगर कोई एक घर है, उसमें 4 व्यक्ति हैं, तो चारों व्यक्ति के लिए अलग अलग गाड़ी है। अब 4 गाड़ी से 4 व्यक्ति इधर उधर एक घर के लोग घूमेंगे। पहले क्या था कि पहले किसी गांव में 1-2 लोगों के पास मोटरसाइकिल होती थी, तो वो बहुत ज्यादा बड़े आदमी माने जाते थे, अरे उनके यहाँ मोटरसाइकिल है। मुझे याद है कि जब हम क्लास 1 में थे, तो हमारे यहाँ पापा हमारे जीप लाए थे खरीद करके, और 1 में थे या 2 में थे, और सोचिए कि 4-6 गांव के लोग उस जीप को देखने आए थे। वो क्रेज था। आज आप जीप नहीं, आप मर्सिडीज लेके आ जाइए, आपका पड़ोसी देखने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास भी, उसकी भी गैराज में खड़ी हुई है। तो वही है, ठीक है, ये विकास हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन अब ऐसा ना हो कि आपके लिए अलग गाड़ी, आपके बेटे के लिए अलग, बेटी के लिए अलग, पत्नी के लिए अलग, फादर के लिए अलग, कितनी गाड़ी लेके माला पहने घूमेंगे। अरे एक गाड़ी से काम चलाइए। जहां तक हो सके सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करिए। दिल्ली उल्ली में तो मेट्रो की सुविधा इतनी शानदार है कि निजी गाड़ी से बहुत बेहतर है, सुरक्षित भी है, और तय समय में आप पहुंच भी जाएंगे, जाम की समस्या से भी आप बच जाएंगे। तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से आप बचाएं। मार्केट जाइए तो झोला लेके जाइए, और आज जो भी विद्यार्थी हमारा वीडियो देखेंगे वो इसका ध्यान रखेंगे। मार्केट जाएंगे, झोला लेके जाएंगे। और मैं जाता हूँ झोला लेकर के, जब भी हमारी पत्नी कहती जाइए सब्जी लेकर के आइए, तो जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो झोला लेके ही जाते हैं, या कभी वो हमारे साथ मार्केट चलती हैं तो हम लोग झोला लेके ही जाते हैं। तो आप लोग भी झोला लेके जाएं, और सिंगल यूज प्लास्टिक से बचे। तो सोचिए कि आपके छोटे छोटे प्रयास भी क्या है, तो आपके विकास को भी बाधित नहीं करेंगे, और आपका पर्यावरण भी क्या है, वो नीट एंड क्लीन बना रहेगा, जिससे क्या है कि आप प्राकृतिक आपदाओं से बच पाएंगे, और आप अपने बाल बच्चों के लिए एक बेहतर जो है
धरती छोड़ के जाएंगे, जो हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। ठीक है, अनियंत्रित माइनिंग पर रोक लगाने की जरूरत है। इस समय किसी भी विभाग में क्या है कि अगर मंत्री का पद है, उसमें खनन मंत्रालय सब मंत्रियों की टॉप लिस्ट में होता है। क्यों? क्योंकि अवैध कमाई होता है, अवैध माइनिंग है तो अवैध कमाई है। मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में तो पीछे पीछे की सरकार है कि अभी रिपोर्ट आई है, अब इस सरकार की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, क्योंकि जब तक सरकार सत्ता में रहती है तो उसकी रिपोर्ट नहीं आती, उसके बाद पता चलता है किस लेवल पे घोटाले हुए हैं। लेकिन जो हमारे पिछले सरकार के खनन मंत्री थे गायत्री प्रजापति, वो शायद जेल में ही अभी थे उसी लिए, अवैध माइनिंग के लिए। अब छूटे हैं कि नहीं छूटे, आप लोग उसको बताएं। तो ये स्थिति है कि मतलब सोचिए कि आप को खनन की अनुमति छोटे से भूभाग पे दी गई है और आप इतना ज्यादा खनन कर ले रहे हैं, उससे क्या होगा कि खदानें धंस रही हैं, नदियां जो है वो उनका प्रवाह प्रभावित हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं, और खदानें धंस रही हैं, नदियों का प्रवाह प्रभावित हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए खतरे की घंटी है। तो इस तरीके के प्रयास को भी जो है वो नियंत्रित करने की जरूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि माइनिंग को रोक दिया जाए, माइनिंग जरूरी है भाई, मिनरल्स हमको कैसे मिलेंगे, वो जरूरी है, लेकिन ये देखा जाए कि उस पे संतुलन बना के किया जाए। मतलब पर्यावरण की क्षति किस लेवल पे हो रही है, क्या उसकी हम भरपाई कर रहे हैं कि नहीं। यदि आप कर पा रहे हैं तब तो कर लीजिए, अनुमति दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, पर्यावरण की भरपाई नहीं हो पाएगी, तो कतई मत करिए, क्योंकि आपके हमारे या हमारे आने वाली पीढ़ी के जीवन से बढ़ करके ये डेवलपमेंट क्या है, नहीं है। ठीक है, इस प्रकार भारत और शेष विश्व अपनी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास कर सकते हैं। मतलब हम अपने निष्कर्ष में क्या दे रहे हैं कि हमारा या जो शेष दुनिया है वो क्या कर सकती है कि अपनी प्राकृतिक विरासत, जो हमारे प्राकृतिक विरासत, उन्हें संरक्षित करते हुए, उन्हें सुरक्षित करते हुए हम अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं, और सतत विकास को उच्च प्राथमिकता देने वाले व्यापक दृष्टिकोण को अपनाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो हमारा, कि वो ऐसा हम विकास करें कि जो सतत हो, जब जो लगातार हो, मतलब जो तीव्र हो, सतत हो, लेकिन वो समावेशी हो, सबके पास हो, और उससे क्या है कि कम से कम पर्यावरणीय क्षति हो। ठीक है, जिसकी भरपाई हम अन्य स्रोतों से कर सकें, ताकि भावी पीढ़ियों के लिए एक धारणीय भविष्य सुनिश्चित कर दे। क्योंकि जब हमारा डेवलपमेंट तीव्र होगा, सतत होगा, धारणीय होगा, तभी जो है हम अपनी भावी पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकेंगे। नहीं तो जिस तरीके की विकासात्मक गतिविधियों को हम अंजाम दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि बहुत कम समय में जो मानव सभ्यता है वो तो काल कलवित हो ही जाएगी। मतलब हमारी पीढ़ियां बहुत ज्यादा दीर्घायु नहीं रहेंगी। तो इसीलिए अगर उनको दीर्घायु बनाना है, उन्हें स्वस्थ रखना है, तो हमें जो है आर्थिक विकास बनाम जो पर्यावरण संतुलन है उसे संतुलित करने की आवश्यकता है। तभी हम जो है अपने प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकते हैं। तो चलिए, आज का निबंध हमारा यहीं तक था, और इतना मैं पॉइंट के साथ मैंने बोल के समझाने का इसलिए प्रयास किया कि ये वीडियो केवल आप 2 बार देख लीजिएगा तो विश्वास मानिएगा, क्योंकि यहाँ से एक निबंध आना ही आना। तो जब आप परीक्षा हाल में बैठेंगे, आप हमारे पॉइंट को चूंकि रिवीजन किए रहेंगे तो वो तो याद आएगा ही आएगा, साथ ही साथ जो हमने आपको बोला है वो आपको एकदम शब्दशः, मतलब वहां आपको रिकॉल होता जाएगा, और आप बहुत अच्छे से निबंध लिख लेंगे। तो ठीक है, आज का हमारा जो निबंध था, दूसरी क्लास थी, वो यहीं तक थी। और अगर आपको इसके पीडीएफ की जरूरत है, और आप लोग पीडीएफ वीडियो देखने के बाद मांगते ही हैं, तो वो यहाँ मिल जाएगा @समृद्धि IAS ऑफिशियल पे, इसे ज्वाइन करें। और ये निबंध जो है हम अपने टीम के लोगों को कह देंगे, एक समय के बाद आपको यहाँ दे देंगे। ये हमारा 2 चैनल है, संदीप मिश्रा, एक तो संदीप मिश्रा ऑफिशियल है, दूसरा समृद्धि IAS का यूट्यूब, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं। ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद फ्रूटफुल हैं, और ये तो है ही है। साथ ही आप हमसे यदि बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।